हेलो डियर एवरीवन, मैं रूपिंद्र सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर, दैट इज सीजी फाउंडेशन। तो आज का टॉपिक क्या करने वाले हैं हम, और आज हम बायोलॉजी का कौन सा पार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पहली दो वीडियो बहुत ही अच्छी रही और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो उसमें हमने किया था बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रीजन बीइंग क्योंकि इस चैप्टर में जो आज की स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, मेनली आपके एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं देखते हैं, वन बाय वन करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे ही टॉपिक करेंगे। आइए, अच्छा, यहाँ से आपका जितने भी आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे, आपके पहले बता देता हूँ। और हर चीज भाई बहुत ब्यूटीफुली बनाई है, तो ये इतना मतलब ब्यूटीफुल नोट्स के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। और वीडियो शेयर कर देना, फैला देना भाई सारों में, ठीक है। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, और वो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा सेल वॉल, ठीक है। जब भी सेल वॉल की बात करते हैं तो वॉल क्या होता है, मतलब वॉल का मतलब होता है एक हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे हमारे रूम की बात करते हैं, ठीक है, तो रूम में जो वॉल्स होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट, राइट। सेम एज अगर हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल की भी जब हम बात करेंगे, यानी सेल की वॉल। अब सेल की जी भी जब भी वॉल की बात करें, वहां पे डेफिनेटली क्या होगा, वो लिविंग तो नहीं होगी, ठीक है। तो सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट सेल हैज वेल एज द सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड द फंगाई पोजेसेस एन एडिशनल लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पर, आउटर साइड पर यहां पर एक हार्ड लेयर होगी जिसको हमने बोल देंगे सेल वॉल। अच्छा, ये सेल वॉल लिविंग होती है कि नॉन लिविंग, ये भी पता होना चाहिए। सेल वॉल आपकी नॉन लिविंग होती है, या हार्ड होती है, डेड होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस। हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले वो हम चैप्टर करेंगे बेटा टिश्यू, और टिश्यू चैप्टर में हम सेल वॉल और थोड़ा सा मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड मतलब हार्ड होती है। जैसे आप अगर हम बात करते हैं कॉर्क या बार्क ऑफ ट्री, आपने देखा होगा जो पेड़ की जो ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का हार्ड सरफेस होता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका सेल वॉल होता है, वो डेड होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। एंड कंप्लीटली परमिएबल। अब कंप्लीटली परमिएबल का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। परमिएबल का मतलब क्या था, जो परमिट करता है सब्सटेंस को, अलाउ करता है टू एंटर इन एंड गो आउट, उसे हम बोलते हैं परमिएबल। अच्छा, ये तो था सेल वॉल के बारे में। अब फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में मतलब फिजिकली ये दिखता कैसा है, ठीक है। तो फिजिकली दिखता कैसा, तो इसके पास बेटे एक प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल मेनली बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। और इस प्राइमरी वॉल के अपर सरफेस पे एक लैमिला होता है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या होता है, इस प्राइमरी वॉल के नीचे की तरफ माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स, जिसमें से हमारा क्या सब्सटेंस का ट्रांसफर हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। डायग्राम दिखाओ सर, बिल्कुल डायग्राम दिखा देता हूं। अच्छा, ये रहा आपका डायग्राम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे जो मेन पार्ट है वो है बेटा प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल जो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है, ये प्राइमरी सेल वॉल का है। ये मेनली इसमें जो मेन सब्सटेंस है वो होता है आपका सेलुलोज, ठीक है। ऊपर की तरफ आपका एक लैमिला होता है जिसे मिडल लैमिला बोलते हैं। ये रहा मिडल लैमिला, जो ग्रीन कलर का जो शो रहता है, ये आपका मिडल लैमिला है। ये मेनली बना होता है बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का, या तो वो कैल्शियम पैक्टेट होगा या वो मैग्नीशियम पैक्टेट होगा। तो ये आपका बना होगा बेटा, इसे बोलते हैं मिडल लैमिला। नीचे की तरफ बेटा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे इस साइड पर ये जो छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के जो राउंड सर्कल दिख रहे हैं, इसके बीच में बेटा माइन्यूट पोर्स होंगे जिसमें से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ये मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे, यहाँ पे वर्ड लिखा था कंप्लीटली परमिएबल, बिल्कुल सर। तो कंप्लीटली परमिएबल क्यों है बेटा, कंप्लीटली परमिएबल का मतलब क्या, वो जितने भी मटेरियल है उसको अलाउ कर देता है या सीक्रेट करने के लिए परमिशन दे देता है टू गो आउट, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली परमिएबल। तो वो किसके थ्रू होगा, वो इसमें जो पोर्स हैं उनके थ्रू होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, पेक्टिन, सोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है। इसके मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सिलेबस में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जो मैंने आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो प्राइमरी सेल वॉल है इट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ इनसोल्यूबल फाइब्रस पॉलीसैकेराइड्स, जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। यानी जितने भी हर प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो एक पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। अब इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अच्छा, प्लांट की बात करें तो क्या एनिमल सेल में ये होता है, एनिमल सेल के अंदर बेटा सेल वॉल नहीं होती, ये डेड सेल्स होती है, ठीक है। और डेड सेल्स लिविंग बींग्स के अंदर नहीं होती है, वो बाद में डेड होती है, बट ऐसे नहीं है कि हाँ हमारे बार्क होने स्टार्ट हो जाए, मतलब पापड़ी बनना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये प्लांट सेल में होती है।
इसके बाद बेटा सेकेंडरी वॉल भी होती है। प्राइमरी वॉल के इनर साइड पर एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। और ये किससे बनी होती है? ये मेनली बनी होती है बेटा लिग्निन एंड सुब्रीन, दो सब्सटेंसेस का याद रखना। जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन यानी प्राइमरी वॉल को बोल देते हैं सेलुलोज वॉल, और जो उसके इनर पे वॉल होती है सेकेंडरी वॉल, वो मेनली बनी होती है लिग्निन की और सुब्रीन की। अच्छा, ये इसका काम क्या होता है? जो ये लिग्निन और जो सुब्रीन होते हैं ये सेकेंडरी वॉल्स को बनाते हैं इम्परमिएबल टू द सब्सटेंस एंड इट बिकम्स डेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो सेल वॉल होती है वो डेड होती है, राइट? तो वो डेड किस वजह से होती है? क्योंकि उसमें जो लिग्निन और सुब्रीन होता है वो हार्ड हो जाता है सब्सटेंस, वो सेकेंडरी वॉल है एक तरीके की, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ इम्परमिएबल। अच्छा, अब इम्परमिएबल मैंने आपको पहले बताया था, जो परमिट नहीं करती है। प्राइमरी वॉल कर देती है परमिट, बट जो सेकेंडरी वॉल है वो डेड है, हार्ड है, उसके अंदर पोर्स नहीं है, तो वो नहीं अलाउ करेगी किसी भी मटेरियल को एंटर करने के लिए, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन का था। अच्छा, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि किस चीज की बनी होती है, कौन कौन सा सब्सटेंस होता है, कितनी लेयर होती है। अब इसका टोटल अगर हम बोले कि और भाई ऑल एंड एवरेज ये फंक्शन क्या करती है, ठीक है, तो उसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है सेल वॉल, तो दीज आर द सर्टेन फंक्शन। तो पहला हो गया बेटा, ये हार्ड होती है, तो हार्ड होने की वजह से ये क्या करते हैं, सेल को शेप देती है, फिक्स शेप दे देती है। अच्छा, हार्ड है, हार्ड की वजह से ही क्या होगा, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट द डेसिशिएशन। मैकेनिकल इंजरी का मतलब है लाइक बहुत एक हाई स्पीड विंड ब्लो कर रही है और उस ब्लो करने की वजह से प्लांट्स टूट ना जाए, मतलब गिर ना जाए, तो क्या होगा, किस वजह से नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब पेड़ होता है, जो पेड़ के अंदर बेटा आपके टिश्यू चैप्टर में स्पेशली उसमें हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो जो स्क्लेरेन्काइमेटस होगा, जो हार्ड होगा, वो आपका सेल वॉल होता है। तो मैकेनिकल इंजरी यानी टूटने फूटने से रोकने के लिए प्लांट को सपोर्ट करता है, शेप देता है, कौन? सेल वॉल। तो सेल वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, शायद मैं टेढ़ा दिख रहा हूँ आप लोगों को। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, पेड़ खड़ा है नीचे ना गिर जाए, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट कौन कर रहा है? सेल वॉल। सेल वॉल उसको हार्ड बना के रखती है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई एक लंबा सा बैलून है जिसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, तो वो बैलून जो खड़ा हुआ है वो गिर जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ऐसे क्यों होगा? क्योंकि वो हार्ड, उसकी जो लेयर है वो हार्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा प्लांट के साथ होता है। प्लांट में क्या होगा, उसकी जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो ट्री होता है वो इरेक्ट शेप में खड़ा रहता है, ठीक है, इरेक्ट शेप में। इट इज ड्यू टू द रिजिड सेल वॉल, आ गया, एंड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर एबल टू कीप इरेक्ट एंड एक्सपोज द लीव्स टू द सनलाइट। पेड़ सीधा खड़ा रहेगा तभी तो वो सनलाइट को एक्सपोजर कर पाएगा, मतलब सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर पाएगा, उसके एक्सपोजर में आ पाएगा, ठीक है। बीइंग फ्रीली परमिएबल, इट अलाउज मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको, इसकी दो लेयर है, एक प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर ही होगी बेटा सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है ये बेटा परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब मटेरियल को आने जाने देती है। सेकेंडरी ऐसी नहीं होती, सेकेंडरी वो इम्परमिएबल होती है। सेकेंडरी के थ्रू कुछ नहीं जा सकता, मतलब हाई सिक्योरिटी लगा लीजिए। अब हाई सिक्योरिटी से आगे क्या ही जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो था बेटा सेल वॉल के बारे में, कंपोजिशन, इसके फंक्शन। मिनिमम भाई 2 से 3 फंक्शन तो आपको पता होना चाहिए। शेप दे दिया, सपोर्ट दे दिया, मैकेनिकल इंजरी से बचा लिया, और मेनली क्या करता है, परमिशन देता है मटेरियल को इन एंड आउट के लिए। ये तो था बेटा सेल की, सेल वॉल के बारे में। अच्छा, द मोस्ट कंस्पिशियस एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, मतलब सबसे अच्छा, बेहतरीन और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली, सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है बेटा न्यूक्लियस, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं बेटा प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। सेंट्रली का मतलब होता है सेंटर में। प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें वैक्यूल्स बड़ा होने की वजह से वो एसाइड हो जाता है और स्मॉल साइज का होता है। इतनी बात समझ आई आपको? अच्छा, अब जैसे इसका भी, जैसे हमने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया कि किसका कंपोजिशन है, क्या क्या मटेरियल होता है इसके अंदर, सेम ऐसे हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। चलिए, पहले सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। सेल में के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। एक बेटा ये राउंड कलर का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी स्फेरिकल शेप है। इसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे बेटा ये लैमिला है इसका, ठीक है। ये जो आउटर जो ये राउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें से
मटेरियल इन हो सकता है और आउट हो सकता है, जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर। ये ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के पोर, न्यूक्लियस के होल। इसकी मेम्ब्रेन होती है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, और इसकी इनर साइड पे होगी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। बेहतरीन। अच्छा, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर यहां पे लिक्विड फिल होगा, जिसको हम बोल देंगे न्यूक्लियो, अरे ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, प्लाज्म का मतलब हो गया लिक्विड। सो न्यूक्लियस के अंदर जितना लिक्विड होगा उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। अब इसके अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर होगा, जैसे पूरे सेल के अंदर सेंट्रली स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल तो नहीं, राउंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। समझ गए? तो एक बार दोबारा से डिस्क्राइब कर देते हैं। ये न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन है, जिसको बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिसको बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर एक और राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर लिक्विड होता है जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ गए? और क्या रहता है? ये थ्रेड वाले स्ट्रक्चर क्या है सर? ये जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? सबसे पहले बेटा आता है न्यूक्लियर एनवलप, जिसे मैंने नाम दिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसको बेटा कैरियोथीका भी बोलते हैं। दूसरा आपका बेटा न्यूक्लियर सैप, जिसको बोलते हैं कैरियोलिम्फ। लिम्फ का मतलब जब भी आ जाए ना, लिम्फ का मतलब होता है लिक्विड। अच्छा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो आपके क्रोमेटिन थे, जो मैं आपको जस्ट अभी बता के आया हूं। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क। न्यूक्लियस के सेंटर में या न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये मेनली पार्ट होंगे, और मेनली पार्ट में से इसमें क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा? एनवलप के ऊपर, क्रोमेटिन नेटवर्क पे और मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। ये मेनली 3 पार्ट है, और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्यों सर? अभी बता देंगे भाई कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पुट करेगा, तो अपना भी पता लग जाएगा कि न्यूक्लियस में क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बता दिया मैंने आपको, क्रोमेटिन नेटवर्क मटेरियल और इसका एनवलप, यानी जिसे बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं इसको। न्यूक्लियर एनवलप की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी बताया था मैंने, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, रेफर्ड एज न्यूक्लियर एनवलप। इसको न्यूक्लियर एनवलप बोल देते हैं। द 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको जस्ट बताया था कि 2 टाइप की मेम्ब्रेन होती है आपकी, जिसको बोलते हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दीज आर एनक्लोज्ड अ फ्लूइड स्पेस इन बिटवीन कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी मेम्ब्रेन के इनर साइड का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप टेढ़े दिख रहे हो? अच्छा, मैं ही टेढ़ा हूं, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट द न्यूक्लियर कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म के बारे में अभी स्टडी नहीं किया हमने, तो साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो जब भी हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, तो ये मान के चलना सेल का जितना भी लिक्विड होगा वो होगा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कंटेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के कंटेंट को न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के जो कंटेंट है उससे सेपरेट करने के लिए एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अरे दिखा देता हूं यार, ये रहा। ये जो लेयर है बेटा, ये लेयर, ये न्यूक्लियस की लेयर है। ये क्या करेगा? जो सेल के अंदर के कंपोनेंट है, यानी न्यूक्लियस के अंदर के और सेल के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करता है, उनको डिवाइड करता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता हूं दोनों के बीच में। चले, इट इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस माइन्यूट सर्कुलर न्यूक्लियर पोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस, मैं बार बार सेल की बोल रहा हूं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के पास छोटे छोटे न्यूमरस पोर होते हैं जिसमें से मटेरियल या तो अंदर जाएगा और बाहर जाएगा, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। सही है सर? अच्छा, अब आते हैं न्यूक्लियर सैप के ऊपर। न्यूक्लियर सैप क्या होता है? कहता है इट इज क्लियर नॉन स्टेनिंग फ्लूइड। आ गया लिक्विड, लिक्विड बोलो या फ्लूइड बोलो, मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आल्सो टर्म एज न्यूक्लियोप्लाज्म।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का, प्लाज्म मतलब लिक्विड, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड होगा, ये वाला, इसको बोल देते हैं न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें होता क्या क्या है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म जरूरी क्या है, इसमें क्या क्या होता है कंटेंट, मतलब इसके अंदर इट कंटेन्स रॉ मटेरियल लाइक एंजाइम्स, प्रोटीन, मेटल आयंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए इसके अंदर आयंस होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड राइबोसोमल यूनिट। अब राइबोसोमल यूनिट हम यूनिट करेंगे राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर होगा, उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। सो जनरली वन और मोर राउंड बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस इज अ डेंस डार्क स्टेनिंग ग्रैनुलर स्ट्रक्चर विदाउट अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियस के अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन का मतलब है कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। मेनली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस सैप के अंदर क्या था, ये न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करता है, मेटल आयंस हो गए जिसमें, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गए। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरएनए एंड प्रोटीन करता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करते हैं। These are fine criss cross protein containing fibers। अच्छा, ये मिस्टेक होगी, ये फाइबर्स आएगा, फाइब्रिल्स कर लो इसे, चलो कोई बात नहीं। Which are joined with the nuclear envelope by the ants, this maintain the shape of nucleus। यानी न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, कह रहा है इट अकर्स इन द नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस एज अ फाइन फिलामेंट। फाइन फिलामेंट का मतलब कुछ थ्रेड लाइक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, ठीक है। तो जितने भी न्यूक्लियस के अंदर क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉसिंग जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गए, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, उन सबको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है टू और मोर थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम्स अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तब वहां पे हमें क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जब कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन मटेरियल का, तो हमें क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। आपने देखा होगा कभी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आपके एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट होगा, ये क्रिस क्रॉस होते हैं, आपस में क्रॉस होते हैं, तो ये होते हैं बेटा क्रोमोसोम्स। दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब देखो, बार बार हम बात कर रहे हैं, जब भी बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर मेनली चीज क्या आ रही है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स, ठीक है। तो आरएनए आपका न्यूक्लियोलस में था, डीएनए आपका क्रोमोसोम्स में आ गया। तो मेनली आपका जो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, वो ये हेल्प करते हैं। अच्छा, प्रोटीन का सिंथेसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस मेनली करते हैं वो राइबोसोम्स करते हैं, और उन राइबोसोम्स को प्रोड्यूस कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना बताता रहूंगा। चलिए, the DNA possesses all the necessary information for the cell function and grow and divide properly। यानी सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेल के फंक्शन की, वो सारी की सारी किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर। मतलब सबसे पहले होता है भाई डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए के अंदर होता है जीन्स, ठीक है। तो एक तरीके से जो जीन्स होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट है। जो बहुत सारे जीन्स मिल जाते हैं वो डीएनए बनाते हैं, और डीएनए सब यूनिट है क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के अंदर जीन्स, और जीन्स के अंदर ही हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो यानी क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसे बोल देते हैं हेरिडिटरी व्हीकल्स या हेरिडिटरी यूनिट्स, ठीक है। हेरिडिटरी व्हीकल्स का मतलब जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो सारे ट्रांसफर करेगा। फंक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी हमारे जितने भी सेल्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, सर न्यूक्लियस। चलो, इट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बताया था मैंने आपको, वैसे प्रोटीन की जब भी स्पेशली बात करेंगे कि साइटोसिंथेसिस या
मेजर कोज क्या है बनाने का, तो उसमें बेटा राइबोसोम्स आएगा। लेकिन उन राइबोसोम्स को कौन हेल्प करता है बनाने के लिए, तो उसकी ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियस। समझ गए? तो सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के लिए, यानी हमारी बॉडी में जितने स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। आ गया ना पॉइंट भाई? ये थर्ड पॉइंट मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगता है। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यही राइबोसोम्स सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। इट रेगुलेट द सेल साइकिल। सेल के साइकिल को मेंटेन करते हैं, अभी क्या क्या फंक्शन करना है उसको रिपीट करना। चिड़िया की चू चू जैसे पीछे है चलती ऐसे। इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अभी बताया था मैंने आपको कि जितने भी हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम से ट्रांसफर होते हैं। तो हमारे हेरिडिटरी व्हीकल्स कह लो, जेनेटिक कैरेक्टर्स कह लो, उनका ट्रांसफर होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? न्यूक्लियस। यानी ओवरऑल ये सारे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या फंक्शन होते हैं सेपरेट तो हमने इंडिविजुअली हमने सारे कर दिए हैं। क्रोमेटिन क्या करता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या करता है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरएनए के बनाता है, प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लियस सैप क्या करता है। लेकिन ओवरऑल न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये सारे फंक्शन हम करेंगे इसमें। समझ गए? चले, बहुत बेहतरीन। एक म्यूजिक चलता है पूरा टिक 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 टिक, पीछे चू चू चिड़िया की। अच्छा, क्रोमोसोम्स की जब आप बात करते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो बहुत कम टीचर बताते हैं, बट मैं तो बताऊंगा भाई, अपने भाइयों का सबका भला करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड बिकम विजिबल ओनली दैट सेल डिवीजन। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा सेल डिवीजन के टाइम पर ही विजिबल होंगे, उससे पहले विजिबल नहीं होंगे। इट कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ये आपको बता चुका हूं मैं। अच्छा, अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या होता है? मेन कंपोनेंट क्या होता है? डीएनए, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन। ये दो मेन कंपोनेंट है आपके क्रोमोसोम्स के, और इन्हीं के थ्रू आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। और जो प्रोटीन्स बनेंगे नए ऑफस्प्रिंग में, वो कैसे बनेंगे? क्रोमोसोम से बनेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है बेटा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कितने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मेनली आपके 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से हैं देख लेते हैं पहले। क्रोमोसोम्स में होता क्या है? क्रोमोसोम से बेटा एक सेंट्रली स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमर, और इसकी 2 आर्म्स होती है। इन आर्म्स को हम बोल देते हैं, आर्म्स ही बोल देंगे ठीक है, चलो। अब ये आर्म्स है ना, देखो दोनों साइड पे ये जो सेंट्रली स्ट्रक्चर है सेंट्रोमर, और इसे क्रोमेटिड्स भी बोल देते हैं, अदर नाम है इसका क्रोमेटिड्स। चलो, क्रोमेटिड्स। अच्छा, अब इसमें 4 टाइप के मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहला है जिसमें जो सेंट्रोमर होता है, इट इज एट द सेंटर ऑफ द ईच आर्म, यानी क्रोमेटिड्स के सेंटर में होते हैं। और आप कह सकते हैं देयर इज द इक्वल आर्म्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रोमर। इस सेंट्रोमर के दोनों साइड पे इक्वल लेंथ की आर्म्स होती है, उसको हम बोल देते हैं मिडल या मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक के बाद क्या होगा? ये जो सेंट्रोमर होगा इट इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड द वन आर्म, एक आर्म्स की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, और उसका नाम भी चेंज होता रहेगा। अब ये देखो, इस वाली शेप की अगर बात करते हैं तो इसकी जो क्यू वाली आर्म्स है इट इज ग्रेटर देन द पी आर्म। इट मींस इट सेंट्रोमर हैज शिफ्टेड लिटिल टुवर्ड्स द क्यू आर्म। तो जिसमें ऐसा होगा कि एक आर्म शॉर्टर है, एक आर्म लॉन्गर है, दैट इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। यानी मेटासेंट्रिक की ही पार्ट होगी जिसमें सेंट्रोमर शिफ्ट हो चुका है। अब सेंट्रोमर बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुका है, इट मींस वन आर्म इज मच मोर लॉन्गर देन द अदर आर्म्स ऑफ द सेंट्रोमर। सेंट्रोमर की दूसरी साइड की जो आर्म्स है बहुत छोटी है, एंड एक साइड पर बहुत ज्यादा बड़ी लंबी आर्म्स है। इसका नाम हो जाएगा बेटा एक्रोसेंट्रिक। और अगर बात करेंगे लास्ट वाले की, अरे इसकी दूसरी आर्म्स कहाँ गई? इसको तो नीचे वाली लेग स्लाइस रह गई, इसके कान कहाँ गए? ऊपर गए। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होगा? द सेंट्रोमर इज शिफ्टेड टू द वन साइड ऑफ द क्रोमेटिड्स। ये जो सेंट्रोमर है, ये सेंट्रोमर एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और आप कह सकते हैं इट हैज आर्म्स और क्रोमेटिड्स ओनली द वन साइड ऑफ द सेंट्रोमर। इसको हम बोल देंगे टेलोसेंट्रिक। टेलो मतलब टेल, एक टेल पर ही है, दूसरी साइड पर नहीं है आर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। ठीक है, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको बताना मेरा फर्ज है, तथास्तु। चलो, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया? सेल का लिक्विड।
तो द लिक्विड विच इज इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो कहता है द फ्लूइड और द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बिटवीन द सेल, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सेल की, ये हमारा मान लीजिए सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के और सेल की मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी लिक्विड होगा, ये मैट्रिक्स होगा, उसको हम बोल देंगे साइटोप्लाज्म। राइट, बेहतरीन। द साइटोप्लाज्म इज मोर विस्कस, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, कोल्ड एक्टोप्लाज्म। जब ये थोड़ा सा डार्क, थोड़ा विस्कस हो जाता है, इसको हम एक्टोप्लाज्म बोल देते हैं। द इंटरनल साइटोप्लाज्म इज हाउएवर मोर नॉन विस्कस एंड इज टर्म एज एंडोप्लाज्म। और अगर कम विस्कस होगा, इसका नाम एंडोप्लाज्म आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टर्म है, मतलब इतनी, ये वाली टर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एंडोप्लाज्म की और एक्टोप्लाज्म की। मेनली है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म इट इज द मैट्रिक्स और द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है, उसके बीच में जो लिक्विड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड। अच्छा, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है वो भी बेहतरीन जान लेना चाहिए। मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, जितने भी एनर्जी बनेगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी या एनर्जी का डिवीजन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारा कौन करेगा? कौन करेगा? साइटोप्लाज्म करेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड का बात करते हैं। इट इज स्टोर हाउस ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द मेटाबॉलिक इन द बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में होने वाली और साइटोप्लाज्म में होने वाली जितनी भी एक्टिविटी होगी, उनके लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म। यानी आप कह लीजिए एक स्टोर हाउस है, यानी एक गोदाम है, जहां से जितना भी रॉ मटेरियल सेल्स के कंपोनेंट्स को, ऑर्गेनेल्स को चाहिए होगा, तो वो वहां कहां से मिलेगा? वो साइटोप्लाज्म से मिलेगा। चले, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट, मेटाबोलाइट्स एंड एंजाइम्स टू द सेल। आगे वही बात, जितने भी एंजाइम्स चाहिए, मेटाबोलाइट्स चाहिए, वो सारे के सारे कौन अवेलेबल कराएगा? वो कराएगा बेटा साइटोप्लाज्म। चलो, अब बात कर लेते हैं बेटा और फंक्शंस क्या है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, क्या होता है सर सेल ऑर्गेनेल्स? अभी बात करेंगे भाई, धीरे शांति, सब्र करो, रुको जरा। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स का पता है, जितने भी सेल के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन करने वाले पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में जितना भी मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, इसको ये चाहिए, उसको चाहिए, तो सारा काम कौन करके देगा? कहां से होगा? वो साइटोप्लाज्म से होगा। यानी ये कह लो साइटोप्लाज्म भाई, मम्मी को पैसे, मम्मी बच्चों को ना क्या पैसे चाहिए होते हैं ना, मम्मी से लेते हैं। ठीक है, और पापा को भी चाहिए होता है ना, सैलरी तो ऑटोमेटिकली घूम के मम्मी के पास ही आनी होती है। ठीक है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मम्मी से पैसे जाएंगे हर एक जगह। मम्मी स्टोर हाउस है, सारा अमाउंट तो वहीं से मिलेगा ना, है ना। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेल ऑर्गेनेल्स में, यानी सेल के कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला बात है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो गया बेटा प्लास्टिड। प्लास्टिक नहीं होगा सर, हमारे अंदर प्लास्टिक है। वैसे तो प्लास्टिक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक नया एक वॉर्म आ गया है, वो प्लास्टिड को ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। सुपर है ना, नया मतलब नई चीज सुनने को मिली है। अच्छा, लास्ट है वैक्यूल, जो प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल्स में इतना नहीं होता है, मतलब होते हैं बट नंबरिंग में ज्यादा होते हैं, लेकिन स्मॉल साइज के होते हैं। चलो, वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं अभी, इनका काम क्या क्या है। ठीक है, चलते हैं। सो बेटा, ये पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है ना, तो थोड़ा शोर होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, सो बाकी जो पार्ट है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।